नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पर कुछ चर्चा की थी और वहां पर ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, तीन तरीके की स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिरिक और बोस-आइंस्टीन, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम उनके बारे में क्या उनमें डिफरेंसेस हैं बेसिक, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पर कुछ आगे और चर्चा जारी रखेंगे। इसके बारे में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एक क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है और इसमें जो ये बेस उसका माना गया है या जो पॉइंट उसमें लिया गया है कि सिस्टम एज ए होल इज टेकन एज ए पार्टिकल, यानी जैसे एक मोल गैस है उसमें कई सारे हमारे 10 to the power 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं या और ज्यादा यदि नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उसमें जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी संख्या असंख्य है, उन सब को अलग अलग ना मानते हुए बल्कि पूरे सिस्टम को एक बड़ा पार्टिकल मानते हुए यानी बल्क मैटर मानते हुए उस पर कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो वहां पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या इंटरनल संरचना है या कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। किसमें? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। इसको एंड सेकेंडली जो पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स को क्या माना गया है? डिस्टिंग्विशेबल माना गया है। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल माने यानी हर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी हम अलग अलग पहचान कर सकते हैं, ये माना गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैक्सवेल की स्टैटिस्टिक्स में है कि जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑक्युपाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां एनर्जी लेवल्स की भी हम बात करते हैं, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो यहां पर दोनों ही बातें कही गई हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी एनर्जी लेवल ऑक्युपाई कर सकता है और किसी भी एनर्जी लेवल में कितने भी मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। तो लिखा ना, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्युपाई द सेम एनर्जी लेवल। तो यहां पर एनर्जी लेवल्स के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे हम मान के चलें कि एक मोल गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है या गैस पार्टिकल्स का कोई हमारा एक सिस्टम है, उसको हम यदि ध्यान में रख के चले तो अब किस तरीके से हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट कि हम वहां पर उसको बल्क सिस्टम मान के चलेंगे और उस बल्क सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि पहले तो n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल हैं ये तो हम पहले भी कह चुके, और मान लीजिए उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। डिस्टिंग्विशेबल किस सेंस में है? वैसे तो हम कह सकते हैं कि एक गैस में उपस्थित तो सभी कण समान होते हैं, तो फिर वो अलग अलग कैसे हैं? तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, लेकिन उनकी पोजीशन अलग अलग है, उनकी पाथ अलग अलग है, उनकी ट्रेजेक्टरी अलग अलग है। तो इस सेंस में हर पार्टिकल अलग अलग है या डिस्टिंग्विशेबल है। तो n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे सिस्टम में है और E ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। ठीक है, ये हमारी टोटल एनर्जी है और वो सिस्टम T टेम्परेचर पर है। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन आ गई N, E और T की। N डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, E टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड T टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और ये टेम्परेचर, ये जो आपका सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, ये मान के चला गया। ये जैसे देखिए
यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर के बॉल्स हैं या अलग अलग कलर के पार्टिकल्स हैं, जो सिर्फ ये दर्शा रहे हैं कि हमारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं या डिस्टिंग्विशेबल हैं, और NET की हमारी कंडीशन है। अब यहां पर सवाल आता है कि हाउ द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम। जब भी हम कोई थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, तो हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन होती है। तो इक्विलिब्रियम में वो एनर्जी पार्टिकल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एंड हाउ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, एक तो एनर्जी लेवल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, मेन एम्फेसिस हमारा ये है और इसी पे हमारी कैलकुलेशन है कि किस एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसके बारे में स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। तो यहां पर टोटल एनर्जी हम E और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मानेंगे N, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशंस होती हैं दोनों, और जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम बिल्कुल बेसिक इक्वेशन से शुरू करते हैं कि N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, E टोटल एनर्जी। ये मान लीजिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं E1, E2, E3, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट एनर्जी लेवल। तो N1 मल्टीप्लाइड बाई E1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाई E2, इस तरीके से हम करते चले जाएं तो वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन जाता है। और समेशन Ni, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारी दो बेसिक इक्वेशंस हैं। अब देयर इज नो थ्योरेटिकल लिमिट, यहां पर ये माना गया है कि कोई भी एनर्जी स्टेट में कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के लिए हम क्योंकि अपनी सिस्टम को काफी आसान सा बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चलेंगे कि डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज सफिशिएंटली लो, एंड डेंसिटी बहुत कम है और टेम्परेचर हाई है, ठीक है। दोनों बातें, डेंसिटी यदि बहुत कम है अर्थात पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और सिस्टम का टेम्परेचर भी हाई है, तो ऐसी स्थिति में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि एक पार्टिकल एक एनर्जी लेवल में एट अ टाइम है, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर इस कंडीशन को लगाया है, यानी सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो डेंसिटी लो है, टेम्परेचर हाई है, ऐसी स्थिति में एक एनर्जी लेवल में खाली एक पार्टिकल है, हम ये मानते हुए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए यहां पर हम एक एग्जांपल लें कि N इक्वल टू 4 है, यानी 4 मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 3E है और टेम्परेचर T है, ठीक है। तो मेन चीज क्या पे है कि 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और 3E उसकी टोटल एनर्जी है, और अलाउड एनर्जी लेवल्स क्या क्या है? ये अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4E। E उसमें कोई एक मल्टीपल है, रिप्रेजेंटेटिव है एनर्जी लेवल का, उसके 1, 2, 3, 4 उसके मल्टीपल्स हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स अलाउड हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं और टोटल एनर्जी 3E है। तो ये हमारे पास एक तरीके से इनिशियल इनपुट है। अब हम किस तरीके से पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर दो शब्द और निकल के आते हैं, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का। तो मैक्रोस्टेट्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई सारी मैक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं और एक मैक्रोस्टेट में कई माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं। इसके बारे में किस तरीके से ये माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट्स बनेगी, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और
जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो कौन से माइक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स बन सकती हैं और मैक्सिमम माइक्रो स्टेट यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर है, कौन से मैक्रो स्टेट में है, वो हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। और जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा सिस्टम है, वो अलग अलग मैक्रो स्टेट में फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी अलग अलग मैक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो वहां पर भी पॉसिबिलिटीज हैं और अलग अलग माइक्रो स्टेट में अलग अलग माइक्रो स्टेट्स भी पॉसिबल हैं। तो ये मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लागू होता है। तो जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो दैट इज मैक्रो स्टेट, और उनके अंदर माइक्रो स्टेट्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने बात की थी कि हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 4 गोले लिए हुए हैं और हमने क्या कहा था कि जो अलाउड एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, 0, 1e, 2e, 3e और 4e। अब n की वैल्यू हमने क्या ली है, मानी है यहाँ पर n इक्वल टू 4, यानी हमारे पास टोटल पार्टिकल्स 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 गोले हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है कि 3 पार्टिकल्स तो 0 एनर्जी लेवल में है और एक पार्टिकल 3e एनर्जी लेवल में है। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया इसका, 3e, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक ही पार्टिकल है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स तो 0 एनर्जी लेवल में है, एक 1e में है और एक 2e में है। तो 1 + 2 = 3e, तो ये टोटल एनर्जी बना देगा 3e। सिस्टम की टोटल पार्टिकल्स हमारे 4 हैं। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0 वाली स्टेट में खाली एक ही मॉलिक्यूल है और फर्स्ट लेवल में 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज 3e। तो यहां पर भी हमारे 3e उसकी टोटल एनर्जी आ जाती है। तो अब देखिए तीनों ही स्टेट्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ एनर्जी भी 3e है। तो इस तरीके से वो टोटल एनर्जी जो 3e है वो 4 मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से 3 तरीके से डिवाइड हो सकती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये 3 मैक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं, 3 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास यहां पर ये 3 मैक्रो स्टेट्स कहलाएंगी। तो ये तो हमने क्योंकि बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है, मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत अधिक हो सकती है या होती है, तो ऐसी स्थिति में ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अधिक होगा। अब इसके बाद आता है माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स क्या है कि एक मैक्रोस्टेट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें भी कोई इंटीग्रल या इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है क्या, तो वो माइक्रोस्टेट्स कहलाती हैं। यानी नंबर ऑफ वेज टू अचीव ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, एक मैक्रोस्टेट में कितनी पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज हैं, और ये मानते हुए कि पार्टिकल्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक मैक्रोस्टेट में हो सकता है। अब जैसे जो पहली वाली मैक्रोस्टेट थी उसको हम कंसीडर करें, ठीक है, ये थी हमारी पहली वाली मैक्रोस्टेट। उस मैक्रोस्टेट को यदि हम कंसीडर करें इसको, तो यहां पर आप देखिए क्या पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है, यहां पर देखिए चारों के अलग अलग कलर्स हैं, यानी चारों डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। अब यहां पर एक बार काला है तो एक बार लाल है तो एक बार नीला है तो एक बार हरा है, यानी 4 पार्टिकल्स हैं तो अलग अलग करके पोजीशन ऑक्युपाई कर सकते हैं 1 by 1, और बाकी के 3 नीचे रहेंगे। तो यानी ये जो हमारी एक मैक्रोस्टेट थी उसके 4 माइक्रोस्टेट्स बन गई, ठीक है, ये माइक्रोस्टेट्स कहलाएंगी। तो देयर आर 4 माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मैक्रोस्टेट। तो इसी तरीके से अलग अलग मैक्रोस्टेट में अलग अलग माइक्रोस्टेट्स बनेंगी और इसमें हर पार्टिकल क्या होगा, डिस्टिंग्विशेबल होगा। जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो
उस कंडीशन को हमने मेंटेन रखा है। तो इसी तरीके से जो सेकंड केस था उसमें भी यदि हम देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं 12 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी 12 माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं, और तीसरे वाले में 4 कॉम्बिनेशन या 4 माइक्रोस्टेट्स बन सकती हैं। तो अलग अलग माइक्रोस्टेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बन सकती हैं, और वो जो नंबर है वो इस W के द्वारा दिया जाता है, जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट कितनी बन सकती हैं, एक मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं, उसके लिए ये एक रिलेशन दिया गया, जहां n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स in that particular state या energy level, and W is referred as a thermodynamic probability। यहाँ probability जो शब्द है वो उसका तात्पर्य उस मैथमेटिकल probability से नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर एक इस तरीके से भी कैलकुलेशन करके दी गई कि हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पहले स्टेट में इसका 4 निकल के आ जाता है और सेकंड स्टेट में उसका 12 भी निकल के आ जाता है। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो जो हम मैथमेटिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो नहीं है। ये सिर्फ हमें क्या बताता है, इट इज डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क सिस्टम, क्योंकि हमारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से हमारा तात्पर्य है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए पर्टिकुलर गिवन मैक्रोस्टेट, और ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जिस मैक्रोस्टेट में सर्वाधिक होंगी वही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की एक मुख्य बिंदु है।